हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, इससे पहले की दोनों वीडियोज में हमने भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा और भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा के बारे में समझा था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संसद के अधिवेशनों और उसकी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय जो संसद है उसके अधिवेशनों के संबंध में भारत के राष्ट्रपति को संविधान ने क्या क्या शक्तियां प्रदान की है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद 85 85 अनुच्छेद 85 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 भारत के राष्ट्रपति को संसद के अधिवेशनों को बुलाने और उसको समाप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। यानी संसद के अधिवेशन संसद के अधिवेशनों को बुलाने व समाप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। यानी भारत का राष्ट्रपति ही संसद के अधिवेशन को बुलाता है और उसको समाप्त करता है। और उसके साथ साथ अनुच्छेद 85 में लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। यानी लोकसभा को भंग करना, लोकसभा को भंग करना। यानी अनुच्छेद 85 में भारत के राष्ट्रपति को संविधान ने 3 शक्तियां प्रदान की है: संसद के अधिवेशन को बुलाना और उसको समाप्त करना, और एक शक्ति लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संविधान ने दी है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 85 के बाद में अनुच्छेद 86 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। संबोधित करने की शक्ति, संसद के किसी भी अधिवेशन को संबोधित करने की शक्ति और भारत का राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर अपना संदेश संसद को भेज सकता है। यानी संदेश भेजने की शक्ति भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी अधिवेशन को संबोधित कर सकता है और साथ में किसी भी मुद्दे पर अपने संदेश भेजने की शक्ति भी भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 86 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को दी है। दोस्तों, अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के विशेष भाषण यानी अभिभाषण से संबंधित है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित है। अभिभाषण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रत्येक वर्ष के पहले अधिवेशन को राष्ट्रपति अवश्य अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा। और जब नई लोकसभा का गठन होता है, यानी हर 5 साल के बाद में लोकसभा का गठन होता है, तो जब भी नई लोकसभा का गठन होता है तो उसके बाद में जो भी पहला सत्र होगा, उसके बाद में जो भी पहला अधिवेशन या सत्र होगा, उसको भी राष्ट्रपति संबोधित अवश्य करेगा। यानी ये प्रत्येक वर्ष यानी हर साल के पहले अधिवेशन को संबोधित अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा। यानी प्रत्येक वर्ष के पहले अधिवेशन को अनिवार्य रूप से संबोधित करने के साथ साथ जब भी नई लोकसभा का गठन होगा, जब भी नई लोकसभा का गठन होगा, लोकसभा के गठन के बाद जो भी पहला सत्र होगा, उसको भी संबोधित करेगा, उसको भी राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा।
यानी इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित दो मुख्य बात कही गई है। प्रत्येक वर्ष के पहले अधिवेशन को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा, चाहे वो, और दोस्तों आमतौर पर जो प्रत्येक वर्ष का पहला अधिवेशन होता है वो होता है बजट सत्र। तो राष्ट्रपति दोस्तों हर साल बजट सत्र को अवश्य संबोधित करते हैं। और जब भी नई लोकसभा का गठन होगा, यानी हर साल, हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, वो नई लोकसभा का गठन होता है। तो नई लोकसभा के गठन के बाद जो भी पहला अधिवेशन होगा उसको भी राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे। तो दोस्तों अनुच्छेद 85, 86 और 87 इनमें राष्ट्रपति से संबंधित भारतीय संविधान में जो जो भी शक्तियां दी गई है वो मैंने आपके सामने लिख दी है कि संसद के अधिवेशनों को बुलाने और उसको समाप्त करने की जो शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है और ये शक्ति अनुच्छेद 85 में दी गई है। 86 में भारत के किसी भी संसद के अधिवेशन को संबोधित करने और संदेश भेजने की शक्ति, यानी किसी भी मुद्दे पर अपने संदेश भेजने की शक्ति अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को देता है। 87 विशेष अभिभाषण से संबंधित है कि प्रत्येक वर्ष के पहले अधिवेशन को संबोधित करेगा राष्ट्रपति, और साथ में जब भी नई लोकसभा का गठन होगा उसके बाद में जो भी पहला सत्र होगा, जो भी अधिवेशन होगा, उसको भी अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा। दोस्तों आगे हम देखते हैं भारतीय संसद के अधिवेशनों को। भारतीय संसद के अधिवेशनों को देखते हैं। भारतीय संसद के हर साल 3 अधिवेशन होते हैं, यानी प्रत्येक वर्ष भारतीय संसद के 3 अधिवेशन होते हैं। और अनुच्छेद 85 में ही ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किसी भी अधिवेशन के मध्य 6 महीनों से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। यानी एक साल में कम से कम 2 अधिवेशन बुलाना जरूरी है। यानी प्रत्येक वर्ष भारतीय संसद के 3 अधिवेशन होते हैं। भारतीय संसद के 3 अधिवेशन होते हैं। और अनुच्छेद 85 में ही ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है 2 अधिवेशनों के मध्य 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। यानी एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन बुलाना आवश्यक है, अनिवार्य है। एक साल में कम से कम 2 अधिवेशन बुलाना अनिवार्य है, जरूरी है। दोस्तों जब हम भारतीय संसद के अधिवेशनों की बात करते हैं तो सबसे पहला जो अधिवेशन आता है वो है बजट सत्र। सबसे पहला जो सत्र है वो है बजट सत्र। इस सत्र में भारत के बजट को पारित किया जाता है और ये चलता है फरवरी से मई के अंतिम सप्ताह तक। फरवरी के अंतिम सप्ताह से मई के अंतिम सप्ताह तक ये चलता है। और दोस्तों बजट सत्र सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला सत्र है। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला बजट सत्र, सबसे ज़्यादा लंबा। और दोस्तों ये 2 चरणों में होता है। ये एकमात्र ऐसा सत्र है जो कि 2 चरणों में होता है। 2 चरणों में क्योंकि ये साल का पहला सत्र होता है तो इसको राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संबोधित इसको राष्ट्रपति के द्वारा अवश्य संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों बजट सत्र भारत का जो संसद का पहला सत्र होता है जो कि फरवरी के अंतिम सप्ताह से मई के अंतिम सप्ताह तक चलता है और ये सबसे ज़्यादा लंबा सत्र है, यानी सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला सत्र है। और ये 2 चरणों में होता है और भारत का राष्ट्रपति इसको अनिवार्य रूप से संबोधित करता है। और बजट सत्र के बाद जो दूसरा सत्र आता है वो है दोस्तों ग्रीष्मकालीन सत्र। जो भारतीय संसद का जो दूसरा सदन है, जो सत्र है वो है ग्रीष्मकालीन सत्र। ये दोस्तों जुलाई से अगस्त तक चलता है। जुलाई से अगस्त तक चलता है, यानी जुलाई अगस्त में चलता है। इसके संबंध में दोस्तों कोई विशेष बात नहीं है। और जो तीसरा भारत का जो सत्र है, जो संसद का जो सत्र है वो होता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र सबसे छोटा चलने वाला सत्र होता है,
यानी भारतीय संसद का सबसे छोटा सत्र शीतकालीन सत्र होता है, जो कि नवंबर के आखिरी सप्ताह से दिसंबर तक चलता है, जो नवंबर के आखिरी सप्ताह में भी चल सकता है और या फिर दिसंबर में भी इसको बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों, भारतीय संसद के ये जो मुख्य रूप से 3 सत्र होते हैं। जो पहला सत्र है वो है बजट सत्र, और दूसरा ग्रीष्मकालीन बजट, और जो अंतिम और तीसरा जो सत्र है वो है शीतकालीन सत्र। और अनुच्छेद 85 में ये बात कही गई है कि जो किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच में 6 महीनों से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, यानी राष्ट्रपति को कम से कम 2 अधिवेशन 1 वर्ष में बुलाना आवश्यक है, जरूरी है। और दोस्तों, अब हम देखते हैं भाषा से संबंधित बात, जो कि ये दोस्तों जो शीतकालीन सत्र था, ये सबसे छोटा सत्र भारतीय संसद का होता है, सबसे छोटा सत्र भारतीय संसद का होता है। अब हम दोस्तों देखते हैं कि भारतीय जो संसद है इसकी भाषा से संबंधित हम चीज़ें देखते हैं। यानी जो कि भारत के सांसद है वो अपनी बात किस भाषा में संसद में रख सकते हैं, ये हम देखते हैं। इससे संबंधित जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद दिया गया है वो है 120, अनुच्छेद 120। इसमें लिखा गया है दोस्तों कि भारत का संसद, यानी जो संसद की कार्रवाई है वो हिंदी या फिर अंग्रेजी इनमें से किसी भी भाषा में हो सकती है। जो संसद की जो कार्रवाई है वो हिंदी या फिर अंग्रेजी इनमें से किसी भी भाषा में हो सकती है। लेकिन यदि संसद का अध्यक्ष यदि विशेष अनुमति देता है, यानी संसद का यदि अध्यक्ष अनुमति देता है, सहमति दिखाता है, तो अपनी मातृभाषा में भी अपनी बात संसद के अंदर कही जा सकती है सांसदों के द्वारा। यानी जो संसद की जो मुख्य रूप से जो कार्रवाई होती है वो हिंदी और अंग्रेजी में ही होती है। और यदि जो संसद का अध्यक्ष, यदि लोकसभा का अध्यक्ष और जो राज्यसभा का अध्यक्ष यदि अनुमति देता है तो संसद अपनी बात मातृभाषा में भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये भारतीय संसद की भाषा के संबंध में अपनी बात हुई। दोस्तों, अब हम देखते हैं भारतीय संसद में चलने वाले जो काल है उनके बारे में। और दोस्तों, जो भारतीय संसद का जो आरंभ होता है वो होता है सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे होता है, और उस समय शुरू होता है प्रश्नकाल। सुबह 11 बजे जब भारतीय संसद का आरंभ होता है तो सबसे पहले प्रश्नकाल का समय होता है, और ये चलता है सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, 11 बजे से 12 बजे तक। और इस प्रश्नकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो होते तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना के क्वेश्चन यानी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। अल्प सूचना के प्रश्न इसमें जो प्रश्नकाल होता है जो कि 11 बजे से लेकर 12 बजे तक चलता है, इसमें पूछा जाता है। और दोस्तों, जैसे ही 12 बजते हैं तो भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है। शून्यकाल। और इस शून्यकाल में जो सांसद होते हैं वो बिना किसी पूर्व सूचना के ही मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। यानी जो सांसद होते हैं वो बगैर पूर्व सूचना दिए हुए उन जो प्रश्नों को मंत्रियों से पूछते हैं। तो दोस्तों, ये शून्यकाल है, ये केवल भारत की संसद में ही होता है, और विश्व की किसी भी संसद में शून्यकाल का कोई भी प्रावधान नहीं है। और दोस्तों, भारतीय जो संसदीय प्रक्रिया है उसमें भी शून्यकाल का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों, हम देखें तो जैसे शून्य की खोज भारत में हुई थी वैसे ही शून्यकाल की भी खोज भारत में हुई है। तो दोस्तों, ये शून्यकाल की जो प्रावधान है ये दोस्तों केवल भारतीय संसद में ही देखने को मिलता है। और इस भारत की संसदीय जो प्रक्रिया है इसमें शून्यकाल का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस शून्यकाल में भारत के जो सांसद होते हैं वो बगैर पूर्व सूचना के ही मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। अब हम दोस्तों भारतीय संविधान के जो 2 एक महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उनको हम देखते हैं कि अनुच्छेद 121 और 122, अनुच्छेद 121 और 122। ये अनुच्छेद दोस्तों भारतीय संविधान के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 121 और 122, अनुच्छेद 121।
121 अनुच्छेद कहता है दोस्तों कि संसद भारत की न्यायपालिका में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो संसद है, संसद का भारत की न्यायपालिका में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। संसद का भारत की न्यायपालिका में कोई भी दखल नहीं होता। संसद का न्यायपालिका में कोई हस्तक्षेप नहीं। यानी जो भारत के जो जज है उनका आचरण कैसा है, वो भारत के जज कैसे डिसीजन देते हैं, इस संबंध में भारत की संसद का कोई भी लेना देना नहीं है। इस संबंध में भारत के संसद न्यायपालिका के किसी भी कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसी प्रकार दोस्तों अनुच्छेद 122 में यह कहा गया है कि न्यायपालिका संसद के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी। संसद के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। के कार्य में हस्तक्षेप नहीं, यानी जो इनकी जो स्वायत्ता बनाए रखने के लिए दोस्तों ये दोनों प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए हैं। जो संसद है वो न्यायपालिका में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी और जो न्यायपालिका है ये संसद में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। संसद में सांसदों का आचरण कैसा है, वो अपना कार्य किस प्रकार कर रहे हैं, अपना कार्य कैसे करते हैं, तो दोस्तों इस संबंध में न्यायपालिका कोई भी हस्तक्षेप संसद के कार्यों में नहीं करेगी। और आपने देखा होगा दोस्तों कि जो न्यायपालिका है, जो सुप्रीम कोर्ट है, संसद के खिलाफ कोई भी याचिका नहीं दे सकती, कोई भी रिट नहीं दे सकती। दोस्तों ये थे अनुच्छेद 121 और 122। अब हमें भारतीय जो संविधान है इसके जो 3 मुख्य रूप से स्तंभ है, विधानपालिका, न्यायपालिका और जो कार्यपालिका, इनको दोस्तों थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे विधानपालिका को हमें व्यवस्थापिका भी कहते हैं। इसमें दोस्तों इसका मुख्य कार्य होता है कानून को बनाना, और जो कार्यपालिका होता है उसका होता है कानून को लागू करना। और जो न्यायपालिका होता है, न्यायपालिका का कार्य भारत में जो न्याय को सुनिश्चित करना, और जो व्यवस्थापिका है यानी विधानपालिका है और जो कार्यपालिका है उन पर निगरानी रखना, यानी जो न्यायपालिका है उसका कार्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। दोस्तों अब हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो इससे थोड़ा हटके है लेकिन इंपॉर्टेंट बनता है, उसको हम देखते हैं एमपी लैंड्स के बारे में। एमपी लैंड्स के बारे में। ये एमपी लैंड्स क्या होता है? एमपी लैंड्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लैंड्स होता है दोस्तों लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, यानी इसको हम हिंदी में कहें तो संसद निधि। एमपी लैंड्स दोस्तों, ये एमपी लैंड्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये सीधा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एमपी लैंड्स क्या है। एमपी लैंड्स होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसको हम हिंदी में सांसद निधि कहते हैं। इसकी शुरुआत दोस्तों 1992 में उस समय की गई थी जब भारत के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। जब भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे उस समय इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके अंतर्गत हर सांसद को, चाहे वो राज्यसभा का हो या फिर चाहे वो लोकसभा का हो, उसको 1 साल में 5 करोड़ रुपए अपने क्षेत्र का विकास करवाने के लिए मिलते हैं। 1 वर्ष में 5 करोड़ रुपए सांसदों को यानी एमपीज को 1 साल में 1 वर्ष में 5 करोड़ रुपए अपने क्षेत्र का विकास करवाने के मिलते हैं। और इन जो रुपयों को जिलाधीश के माध्यम से खर्च किया जाता है। जिलाधीश के माध्यम से इन रुपयों को खर्च किया जाता है। यदि हम इस संबंध में देखें, जो लोकसभा का जो सांसद होता है, लोकसभा सांसद, ये अपने क्षेत्र में कहीं पर भी इन 5 करोड़ रुपए से विकास करवा सकता है।
जो लोकसभा का सांसद है ये अपने क्षेत्र में इन 5 करोड़ रुपए से अपने क्षेत्र में कहीं पर भी विकास कार्य करवा सकता है। जो राज्यसभा सांसद होता है, ये राज्यसभा सांसद अपने संबंधित राज्य में जहाँ से वो चुनकर राज्यसभा में पहुंचा हो वहाँ पर उस राज्य में इन 5 करोड़ रुपए में कहीं पर भी विकास कार्य करवा सकता है। जो भारत के संसद में 14 सदस्य है, जो 12 राज्यसभा में और 2 सदस्य लोकसभा में, ये जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये इन 5 करोड़ रुपए से पूरे देश में अपनी इच्छा के अनुसार कहीं पर भी विकास कार्य करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इसको खर्च करना होता है। जो लोकसभा का जो सांसद होता है वो अपने क्षेत्र में जिस क्षेत्र से जिस लोकसभा सीट से वो चुन कर आता है उसके अंदर अपने 5 करोड़ रुपए से विकास कार्य करवा सकता है। 1 साल के उसको 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। और जो राज्यसभा सांसद होता है वो जिस राज्य से चुनकर राज्यसभा में पहुंचता है उस पूरे राज्य में इन 5 करोड़ रुपए से कहीं पर भी विकास कार्य करवा सकता है। और जो 14 सांसद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संसद में जो मनोनीत किए जाते हैं 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में, ये पूरे देश में 5 करोड़ रुपए से कहीं पर भी विकास कार्य करवा सकते हैं। ये दोस्तों पूरे देश इनका कार्यक्षेत्र होता है। और दोस्तों डॉक्टर मनमोहन के समय एक आयोग का गठन किया गया था, प्रशासनिक आयोग, जिसे हम द्वितीय प्रशासनिक आयोग के नाम से जानते हैं, जिसके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली। इस आयोग ने इस सांसद निधि को, यानी इस आयोग ने लोकल एरिया डेवलपमेंट जो स्कीम है MP लैड्स को समाप्त करने की अनुशंसा की थी। दोस्तों इस जो 5 करोड़ रुपए होता है इन पर नियंत्रण का काम करता है भारत का एक समिति है जिसे सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन समिति। ये इन 5 करोड़ रुपए के जो प्रयोग होता है इस पर नियंत्रण करती है, इसको देखती है। तो दोस्तों ये था MP लैड्स लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसे हम हिंदी में सांसद निधि कहते हैं। इसकी शुरुआत जब 1992-93 में जब नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय की गई थी। इसके अंतर्गत 1 वर्ष में प्रत्येक सांसद को, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर चाहे राज्यसभा का हो, उसको 5 करोड़ रुपए मिलते हैं और ये 5 करोड़ रुपए जिलाधीश के माध्यम से खर्च किए जाते हैं। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये सांसद अपने रुपए किस हिसाब से खर्च कर सकते हैं। दोस्तों ये थी अपने महत्वपूर्ण तथ्य आज की इस वीडियो के। दोस्तों अगली वीडियो में हम भारतीय संसद के जो समितियां हैं उनके बारे में जानेंगे। भारतीय संसद की जो समितियां हैं उन समितियों के बारे में हम विस्तार पूर्वक अगली वीडियो में जानेंगे। ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।